Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 21st of July 2021, Wednesday. Inspiration of the day is, if hard work is your weapon, success will be your slave. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Center Mole Ordinance as tax litigation mounts. According to the official sources, the number of tax litigations on reassessment notice under old time bad norms are increasing, and in order to tackle this problem of increasing tax litigation, center government is actually exploring or mulling over for the legal option. और इसके लिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि किसी तरह का ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाए. रिसेंटली टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर एक नोटिस इशू किया था बिटवीन अप्रैल 1 to जून 30 एज़ पर द फ्यू ओल्ड नॉर्म्स, और उसको लेकर के कुछ कंपनीज़ और कुछ इंडिविजुअल्स ने पटिशन फाइल करी थी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये इस तरह के वॉइड और आर्बिट्रेरी एक्शन लेकर के जो ओल्ड प्रोविजंस हैं एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के, उनको एक्सटेंड नहीं कर सकता. मोर देन अ डजन एसएससीज हैव सिक्योर्ड एन इंटरिम स्टे बाय हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता. बेसिकली हुआ क्या है, जो ओल्ड लॉ है, द ओल्ड लॉ अमेंडेड विद द पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल 2021. तो जो ओल्ड लॉ था उसको फाइनेंस बिल 2021 के थ्रू अमेंड किया गया था and in effect till March 31. So that particular amendment allowed the reopening assessment of the previous 6 years. इसकी वैलिडिटी जो थी, जो इफ़ेक्ट था वो 31 मार्च तक का ही था, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया कब तक का, जून 30 तक का, एंड अकॉर्डिंगली इशूड अ रीअसेसमेंट नोटिस टू थाउजेंड्स ऑफ एसएससीज फॉर दैट 6 years पीरियड. और उसी के बाद से, इसी नोटिस को इशू करने के बाद से बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इमीडिएटली डिफरेंट कोर्ट्स में उन्होंने पटिशन फाइल करी और बहुत सारे एसएससीज को इंटरिम स्टे भी मिल गया है. टैक्स डिपार्टमेंट का क्या कहना है? टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ एडेड दैट डिपार्टमेंट इज कीनली एग्जामिनिंग द ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स दैट आर इशूड बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स और डिफरेंट कोर्ट्स in different state, and such legal remedy can be considered if judiciary rules against the department and seek the withdrawal of the tax notice during that period. और अभी तक जुडिशरी के साइड से इस तरह का कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया, इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं है. अभी केवल इंटरिम ऑर्डर पास हुए हैं जिसके तहत उन टैक्स नोटिस को फ़िलहाल के लिए स्टे कर दिया गया है. तो टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि दे विल एग्जामिन द ऑर्डर, बट इस तरह की कोई भी लीगल रेमेडी तभी अवेलेबल होगी एसएससीज को अगर कोर्ट इस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस और टैक्स नोटिस या टैक्स सर्कुलर के अगेंस्ट में कोई वर्डिक्ट दे. सो टैक्स टर्शल इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे कंपनीज़ के जो और एसएससीज के जो पुराने असेसमेंट थे उनको रीओपन किया गया, उनका रीअसेसमेंट किया गया, जिससे बहुत सारे टैक्स डिस्प्यूट जनरेट हो रहे हैं. और इन्हीं टैक्स डिस्प्यूट को टैकल करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर ब्रिंगिंग ऑर्डिनेंस. कंपनीज का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर एक्शन बाय आईटी डिपार्टमेंट इज वॉइड एंड आर्बिट्रेरी. डिपार्टमेंट कैन नॉट एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द ओल्ड लॉ, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू अमेंड हो चुका है. ओल्ड लॉ वॉज एक्चुअली इन इफेक्ट टिल March 31, जिसको लेटर ऑन टैक्स डिपार्टमेंट ने जून 30 तक एक्सटेंड कर दिया, और उसी पीरियड में बहुत सारे एसएससीज को नोटिस सर्व कर दी गई. बट इफ कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ द एसएससीज, इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन द रेवेन्यू एज पर द टैक्स डिपार्टमेंट. तो देखना है कोर्ट, जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो उस पर क्या वर्डिक्ट या क्या डिसीजन देती हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. PSB loan write-offs twice government's capital infusion in 7 years. रिसेंटली हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी HDFC के से रिलेटेड, जिसमें HDFC ने अपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के NPA का रिटर्न ऑफ किया था. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से HDFC ने ये प्रोसेस फॉलो करी है, आगे आने वाले टाइम में और बैंक्स में भी इस तरह की प्रोसेस देखने को या इस तरह की इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे. तो आज की न्यूज़ में बिजनेस स्टैंडर्ड ने
बेसिकली कंपेयर किया है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के टाइम पीरियड को। तो as per the business standard, public sector banks PSBs have written off massive 8 trillion of loans in the last 7 years of Narendra Modi government. एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट, रिटर्न ऑफ अमाउंट, दैट इज़ 8 ट्रिलियन, जो 8 ट्रिलियन का अमाउंट है, ये अप्रॉक्सीमेटली जितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है गवर्नमेंट ने इस 7 साल के समय में, उससे 2 गुना ज़्यादा है, ट्वाइस दैन द कैपिटल इन्फ्यूज बाई भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है सेंटर ने इस पर्टिकुलर पीरियड में? अप्रॉक्सीमेटली 3.37 ट्रिलियन का 3.37 ट्रिलियन का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है। और उसी पर्टिकुलर पीरियड में 8 ट्रिलियन का जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, वो रिटर्न ऑफ हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। एट 1.0 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 19 saw the highest capital infusion by सेंट्रल गवर्नमेंट। और NPA बेसिकली क्या होता है, अगर हम बहुत जल्दी से बताएं तो ऐसा लोन, डिफ़ॉल्ट लोन, जिस पे 90 दिनों तक, 90 डेज तक ना उसका इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही उसका इंटरेस्ट पेमेंट आया। तो ऐसे जनरली ऐसे लोन्स को NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। होता क्या है बेसिकली, बैंक्स के पास अगर हम अज्यूम करें 100 रुपये हैं और बैंक्स ने 50 रुपये का लोन दे दिया है, और उस 50 रुपये के लोन में से 20 रुपये का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। इट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर। 20 रुपये का लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। उस 20 रुपये से बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं आ रहा। तो अब बैंक के पास कितना कैपिटल बचा लोन, फर्दर लोन देने के लिए? 80 रुपये का कैपिटल बचा इन जनरल। 80 रुपये का कैपिटल से वेरी मेकिंग इट वेरी सिंपल, इट्स नॉट एज मच एज सिंपल एज आई एम टेलिंग। तो 80 रुपये का लोन बचा, अमाउंट बचा, कैपिटल बचा बैंक के पास, जिसको बैंक एज अ लोन फर्दर इन्वेस्टर्स को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को दे सकता है। पहले कितना था? 100 था। 100 में से 20 रुपये जो थे वो NPA की कैटेगरी में आ गए। तो इससे क्या होता है, बैंक की जो फाइनेंशियल बुक होती है, जो बैंक की जो कम कैपिटल अवेलेबिलिटी होती है, वो डिग्रेड होती है, जिससे कि बैंक की क्रेडिट देने की जो क्षमता होती है, लोन इशू करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, वो डाउन होती है। और किसी भी इकॉनमी में क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो डिमांड होगी। इस तरह से एक विशियस साइकिल चलती है। तो होता क्या है, अगर 20 रुपये का चला गया लोन NPA की कैटेगरी में, उससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा बैंक्स को, तो बैंक्स का 80 रुपये, यानी बैंक से जो लोन देने की कैपेसिटी है वो डाउन हो गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं। बैंक्स जो होते हैं वो रिटर्न ऑफ कर देते हैं, प्रोविजनिंग कर देते हैं उस पर्टिकुलर 20 रुपये की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं वो और ज़्यादा पैसा कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंक की जो 20 रुपये का जो बैंक को नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ NPA, वो फुलफिल होकर के मे नॉट बी, हो सकता है 20 रुपये एग्जैक्टली ना बैंक को रिटर्न मिले इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, 10 रुपये मिले, तो फिर भी बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो 90 रुपये तक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं, और इसीलिए कई बार बैंक्स डिमांड करते हैं जब NPA बढ़ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाए। और लोन रिटर्न ऑफ बेसिकली होता है क्या? राइट ऑफ एक अकाउंटिंग टर्म है, and it basically means that a lender does not count the money you own them as an asset of the company anymore। तो 20 रुपये जो NPA में गए, बैंक ने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया कि भाई ये 20 रुपये हमारे नहीं है, ये हमसे जा चुके हैं, ये हमारा नुकसान हो चुका है। इससे क्या होता है, when bank is not able to recover a loan, then a debt become bad and it is written off to clean up its balance sheet to reduce the tax liabilities. Bank often write off the bad loans, the most similar form of bad debts for a bank. And necessarily banks are required to keep the reserve for their bad loans, and part of the debt is recovered and part is written off, usually as a part of settlement. तो इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि कितना कैपिटलाइजेशन, कैपिटल इन्फ्यूज़न हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और उस पर्टिकुलर सेम पीरियड में बैंक्स ने कितना अपना बैड लोन राइट ऑफ किया है। 2019 में सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 1.06 ट्रिलियन का, और फाइनेंशियल ईयर 21 में 14,500 करोड़ का कैपिटल इंजेक्ट किया गया था इनटू
four big public sector banks. Alternatively, between 2014 and 2021, government owned banks actually written off 8.07 trillion of NPA और bad loans. और पिछले लास्ट 4 सालों में बैंक्स ने सबसे ज़्यादा और कह सकते हैं पर्टिकुलरली हाई अमाउंट में लोन रिटर्न ऑफ किया, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 1 ट्रिलियन इन ईच ईयर. तो दिस इज़ द बेसिक डेटा जो कि RBI ने अवेलेबल कराया है अगेंस्ट वन RTI. सो दिस इज़ द टेकिंग स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 14 और 15 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2021 तक का डेटा है. कितना कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है और कितना रिडक्शन हुआ है NPA में ड्यू टू लोन रिटर्न ऑफ प्रैक्टिस. और क्लियरली हमें दिख रहा है कि जितना कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा लोन राइट ऑफ किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हर साल इवन. और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि क्रेडिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा है. इवन कई सारे एक्सपर्ट का भी ये कहना है. मिस्टर पारेख ने भी इस पर्टिकुलर क्रेडिट फ्लो को, क्रेडिट ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बताया फॉर इंडियन इकोनॉमी. सो इंडियाज़ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग and recovery is underway, but the weak credit growth remain a key concern. तो जो मिस्टर दीपक पारेख हैं उनका भी यही कहना है कि इंडिया में क्रेडिट फ्लो जो है वो डाउन हो रहा है. सारे मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं इस समय. इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है, बट जिस तरह से क्रेडिट की ग्रोथ हो रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रेडिट फ्लो करना किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है. क्रेडिट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स फाइनेंस अवेलेबिलिटी है, फंड अवेलेबिलिटी है, डिमांड है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्मूथली चल रही हैं. और इंडिया में इस समय जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द की चैलेंज दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग. और अगर यही पैटर्न रहा तो एज़ पर मिस्टर दीपक पारेख सेम जो फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन रही कि एक हाफ में सिग्निफिकेंटली वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रही और सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्गर एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली, वही पैटर्न सेम पैटर्न हमें फाइनेंशियल ईयर 22 में भी देखने को मिलेगा. हालांकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, अभी अनसर्टेनिटी जो है वायरस को लेकर के, थर्ड वेव को लेकर के, वो अभी भी इम्पॉर्टेंट कंसर्न है. और इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में, दैट विल लार्जली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर वायरस प्रेडिक्टेबिलिटी. और इसी को देखते हुए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डाउनग्रेड कर दिया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को. बेसिकली मैंने क्या किया, जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड सिग्निफिकेंट न्यूज़ हैं उनको एक कॉलम में कवर करने की कोशिश करिए. तो दिस पर्टिकुलर न्यूज़ हैज़ बीन कवर्ड इन ब्रीफ इन टुडेज न्यूज़पेपर, जहाँ पर बताया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उसको रिड्यूस करके 10% तक कर दिया है. पहले कितने प्रोजेक्शंस थे? पहले 11% का प्रोजेक्शन था जिसको रिड्यूस करके 10% का प्रोजेक्शन कर दिया है. एंड दैट is on account of the adverse impact of coronavirus pandemic. So India's GDP growth recovered to 1.6% in the last quarter of fiscal year that is ended on March 21, narrowing the contraction of the whole fiscal year from 8% in April to a revised 7.3%. और जिस तरह से कोविड-19 की सेकेंड वेव का इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी में पड़ा उसको देखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फिलहाल के लिए इंडिया के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन पर डाउनग्रेडिंग कर दी है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. पेंशन फंड्स कैन सून इन्वेस्ट इन IPOs. तो पेंशन फंड मैनेजर्स विल एक्चुअली लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है कई बार न्यूज़ में कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़े बड़े IPO आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं और कई सारे आ भी गए. हालांकि इन IPO इशुएंस से इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. हमें डिस्कस भी किया था कैसे रुपी की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कैसे फ्लक्चुएट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस IPOs. और अभी भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और हमें IPO सिग्निफिकेंट अमाउंट के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के IPO देखने को मिलेंगे. और उसी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए जो फंड मैनेजर्स हैं दे विल सून बी अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू IPOs as it is a good opportunity to put money into companies at an very early stage. तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनका ये टेक है कि दे विल एक्चुअली इन्वेस्ट
the pension fund into upcoming IPO. So they will also be able to invest in follow-on public offers and offer for sale of companies. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा सपोज किया जा रहा है, या पेंशन फंड के जो ऑफिसर्स उनको ऐसा लग रहा है कि अर्ली स्टेज में अगर IPOs में इन्वेस्ट किया जाएगा तो दे विल हैव द गुड अपॉर्चुनिटी और गुड बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ कंपनीज. तो क्या गाइडलाइन होंगी, पेंशन फंड कितना इनको अलाउ किया जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए IPOs में, किस तरह के IPOs में इन्वेस्ट करने को अलाउ किया जाएगा, इस सब की जो गाइडलाइंस है वो आगे आने वाले 1-2 हफ्तों में रिलीज़ हो जाएंगी. फिलहाल के लिए जो एंटिसिपेशन है वो ये है कि पेंशन फंड विल बी अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू IPOs BSE 200 एंड NSE 200 फर्म्स वेदर दे आर पार्ट ऑफ FNO और नॉट. और जो अदर कंडीशंस है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, बिडिंग साइज़ क्या रहा है, इन सब पर भी, इन पैरामीटर्स को भी कंसीडर किया जाएगा जब पेंशन फंड्स को अलाउ किया जाएगा IPOs में, ऑफर फॉर सेल में और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स में. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पेंशन फंड रेगुलेटर्स एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इनटू अपकमिंग IPOs. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Swiggy valuation up 50% at $5.5 billion. So food delivery major Swiggy has closed a $1.25 billion fundraising, making the first investment in the category by SoftBank Vision Fund 2. और इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज की वजह से स्विगी का जो वैल्यूएशन है वो 50% तक बढ़ गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस 50% इंक्रीज इनटू द बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप मेक्स द स्विगी $5.5 billion वर्थ कंपनी फ्रॉम $3.6 billion. और 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली $110 का वैल्यूएशन हिट कर सकती है ये कंपनी एज पर द कंपनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. ऑफ फूड डिलीवरी मार्केट में रीच $12 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 22 एंड $110 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 25. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. माइक्रोसॉफ्ट इन टॉक विथ तेलंगाना टू सेटअप ₹15,000 crore डेटा सेंटर. So on June 2014, the area was separated from the northwestern part of the Andhra Pradesh as the newly formed state with Hyderabad at its capital, and that was Telangana. And since then, Telangana is being one of the attractive destination for foreign companies. So अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तेलंगाना गवर्नमेंट का, तेलंगाना एज ए स्टेट का, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी तेलंगाना की अच्छी रैंकिंग रही है. इवन 2016 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तेलंगाना की फर्स्ट रैंक थी. 2017 में तेलंगाना सिक्योर्ड द सेकेंड रैंक इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. 15 में 13, 19 में 3. हालांकि 2018 की रैंक अभी अवेलेबल नहीं है, पर तेलंगाना की जो रैंक रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो हमेशा अच्छी रही है. थर्मल पावर में 29.7% की ग्रोथ, IT में 27.4% की ग्रोथ और फार्मास्यूटिकल में 6.2% की ग्रोथ रही है इनटू मनी मैग्नेट सेक्टर. और इसी लाइन में तेलंगाना गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिला है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट 15,000 करोड़ का डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने जा रहा है तेलंगाना में, तो उसके लिए प्रॉपरली लैंड एक्विजिशन हो चुका है और बहुत जल्द ही पब्लिक अनाउंसमेंट होगा. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस पर्टिकुलर इशू पर कोई भी कमेंट अभी नहीं किया गया. अपार्ट फ्रॉम Microsoft, Wipro is also investing into Telangana state. तो बेसिकली जो आज की न्यूज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट पर है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक लोकल डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट विल एक्चुअली हेल्प इन डेटा लोकलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया IT और डिजिटल कंपनीज़ के लिए कि वो इंडिया में ही डेटा सेव करें. जो इंडिया के कंज्यूमर का डेटा जनरेट हो रहा है उसको इंडिया में ही सेव किया जाए एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस. तो उसी लिए अब कंपनीज़ अलग अलग जगह अपने डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रही हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 67% हैव कोविड एंटीबॉडीज़, 400 million स्टिल एट रिस्क एज पर सर्वे. तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके पास कोविड के एंटीबॉडीज़ हैं, ईदर बाई वैक्सीन और बाई इन्फेक्शन. लेकिन इसके बावजूद अभी भी 400 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो रिस्क पर है. और जिस तरह से थर्ड वेव के प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं उसको देखते हुए इट इज़ अ वेरी रिस्की इशू. ऑल्दो देयर इज़ अ रे ऑफ होप बट कॉम्प्लेसेंसी कैन नॉट बी टेकन.
तो ICMR ने बहुत क्लियर कर दिया है कि लास्ट वीक ऑफ जून और अर्ली जुलाई के अकॉर्डिंग ये डेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाली जो थर्ड वेव है उसके लिए हम अनप्रिपेयर्ड रहें। प्रिपरेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और किसी भी फॉर्म में अगर ज़रा सी भी लीनियंसी बढ़ती गई तो इट मे बी फैटल फॉर इंडियन इकॉनमी। तो वैक्सीनेशन का स्टेटस दिया हुआ है, कितने एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं उसका स्टेटस दिया हुआ है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या सीरो प्रेवलेंस है उसका भी स्टेटस दिया। हालांकि जो चिल्ड्रन हैं वो अभी तक लीस्ट एक्सपोज हुए हैं इस पर्टिकुलर पैंडेमिक से, तो थर्ड वेव में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्शन रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.